अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इससे आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से चैप्टर का सेकंड पार्ट चालू होता है। जितना इम्पोर्टेंट इसका फर्स्ट हाफ था उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका सेकंड हाफ भी है, तो इसीलिए इसे भी आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या जो कि हमको पढ़ना है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो पहले ये समझो आयंस क्या होते हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने, आयंस आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, कैटायन कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। एनायन कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले। इतनी बेसिक जानकारी तो सभी को होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ना कैसा इक्विलिब्रियम है? आयनिक इक्विलिब्रियम है। हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम में होता क्या है असल में कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब इसी रिएक्शन में हम क्या कर दें, आयंस डाल दें, या तो कैटायन या तो एनायन। जब उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, तो हम बोल देंगे कैसा इक्विलिब्रियम है? आयनिक इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम तो है ना, बट यहाँ पे किनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट पड़ गया है? आयंस का। बस इतना ही है। देखो असल में ना आयंस भी कहाँ से आए हैं। एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ही वो सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं। अब ये भी दो नेचर के होते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ होते हैं वीक नेचर के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जिन्हें असल में अगर हम पानी में डाल दें, मान लो ये बीकर है, इसमें पानी में डाल दें, उनका हम लोग एक्वस फॉर्म बनाएं, तो वहाँ पे ना 100% डिसोसिएशन होता है। मतलब अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर मिला दूंगा तो होगा क्या, वो 100% टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। ठीक है ना। अब सोचो कोई चीज़ पूरी की पूरी ही टूट गई, ठीक, तो क्या बोलेंगे उसे? 100% डिसोसिएशन। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये ना, ये तो 100% था, ये तो 100 क्या छोड़ो, ये तो लेस देन 5% डिसोसिएट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना वीक है और स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल ही 100% हो जाएगा, और वीक इतना वीक है कि बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर पानी में डाला जाएगा तो बहुत कम टूटेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर उसके तुम 100 मोल डालोगे तो 5 से भी कम मोल टूट जाएंगे, बाकी के 95 बचे रहेंगे, जबकि यहाँ पर 0 बचे रहेंगे क्योंकि 100 के 100 टूट गए। इतनी बात सबको समझ में आई? टूट गए मतलब क्या होता है, देखो टूट गए, आप डिसोसिएशन कहो या आयनाइजेशन कहो, उसका मतलब एक ही रहेगा। जैसे मैंने बोला एक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लिया मैंने NaCl, ठीक है ना, NaCl, तो यहाँ पे जैसे इसको पानी में डालेंगे, इसका एक्वस फॉर्म बनाएंगे, तो क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। ठीक, तो इसे बोलते हैं क्या, डिसोसिएट होना, या फिर कह सकते हैं आयनाइज होना। ठीक है, और ये क्या होगा, बिल्कुल 100% डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है। वहीं अगर कोई वीक नेचर का लें, एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड ले लें, या कुछ और भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बोलो ज़रा? वीक है ना, जैसे CH3 सोडियम एसिटेट ले सकते हैं, CH3COONA। ठीक, तो ये क्या होगा, ये भी टूटेगा। एरो गलत बना दिया। ये भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा, पर बहुत कम होगा। ठीक है ना, किस में होगा, CH3COO- में होगा और Na+ में होगा। एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि जब मैंने यहाँ पे डिसोसिएट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो यहाँ मैंने जो एरो है वो नॉर्मल दिया है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का ही दिया है।
जबकि जब मैंने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कराया तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखा रखा है, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो इक्विलिब्रियम है ना वो इस्टेब्लिश होता है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसके लिए होता है? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं होता? स्ट्रॉन्ग में नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पूरा ही डिसोसिएट हो गया ना, पूरा ही यहाँ से वहाँ चले गए, मतलब यहाँ यहाँ तो आर या पार वाला हिसाब है, ठीक है। NaCl था, सीधा Na प्लस और Cl माइनस में ही टूटा, वापस Na और प्लस Cl माइनस करके NaCl बनने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होती ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बैकवर्ड रिएक्शन होती ही नहीं है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। यही रीज़न है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही हमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास NaCl था, तोड़ा Na प्लस Cl माइनस में, इसका कंसंट्रेशन मान लो 100 मोल था, यहाँ इनिशियली 0 थे, पर एंड तक आते आते यहाँ 0 बचे, यहाँ 100 और 100 बचे, बस निकाल लो इसका लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही हमें इक्विलिब्रियम दे पाता है, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, CH3 COO माइनस और Na प्लस, देखो कैसे, मान लो यहाँ 100 मोल थे, यहाँ इनिशियली 0, फिर जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ी तो मान लो यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ 5 मोल गए तो 95, यहाँ 5 बन गए और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, यानी कि इसके बाद हमें कोई चेंज कंसंट्रेशन में देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन गया। तो देखो इस चीज़ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, जबकि पहले वाले केस में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए होंगे आयन्स। आयन कौन देता है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन? मतलब एसिड, बेस और सॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से मतलब था एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा और वीक एसिड भी होगा, बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा और वीक बेस भी होगा, और वैसे ही सॉल्ट के केस में होता है, ठीक है ना। सॉल्ट के केस में आपको 4 तरीके के सॉल्ट देखने को मिलेंगे। इस सॉल्ट में आपको 4 तरीके के सॉल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एसिड और बेस से मिलके ही क्या बनता है? सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। अब सॉल्ट में क्या हो सकता है, कोई अगर मैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पकड़ूं तो होगा क्या, कभी कभी उसमें ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस से मिलके बना हो, तब भी सॉल्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, तभी भी नेचर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक। ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, तभी भी सॉल्ट का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है तब जाके उसका नेचर क्या होगा? वीक होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। क्या पढ़ा हमने? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम ही होता है, बस उसमें आयंस आ जाते हैं। आयंस कैसे आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट का कौन होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट माने एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड की 2 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस की भी 2 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलके हमने 4 तरह के सॉल्ट बना दिए, जिसमें से 3 स्ट्रॉन्ग निकले, 3 स्ट्रॉन्ग निकले और 1 वीक निकला। इतनी बात शॉर्ट सिंपल में हो, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जानकारी के लिए आप NCERT में जो पैराग्राफ है उसको भी रीड कर सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले कुछ एसिड के एग्जाम्पल पूछूं तो आप कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे, बट मैं पूछूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको याद होना चाहिए HCl होता है, HBr होता है
और HClO2 होता है, यही था ना शायद से, पर क्लोरिक एसिड शायद से, ठीक है ना। ये अगर तो चलो ये याद नहीं हो रहा है तो आप ये भी याद कर सकते हो, एक HI करके होता है, ठीक। और कोई एग्जांपल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, एंड ये कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो कि आपको पता ही होने चाहिए। एक बार HClO2 देख लेना, इसका यूज़ वैसे हो सकता है आपको कि आपको कम देखने को मिले। ये हो गए स्ट्रॉन्ग नेचर के। अब मैं पूछूं वीक एसिड के एग्जांपल, तो वीक एसिड में आता है HF, और क्या आएगा बोलो ज़रा, सोचो सोचो। वीक एसिड में आएगा आपका एक तो HF हो गया, और सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं जाना माना होगा CH3COO, नहीं सॉरी, CH3COOH, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। और थोड़े और देखने हैं तो ये देख लो, एक कार्बोनिक एसिड भी होता है H2CO3, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है ये। एक फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, H3PO, हाँ H3PO4, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि वीक नेचर के हैं। एग्जाम्पल्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए ताकि जब आगे क्वेश्चन आए, कभी न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें रिएक्शन दे, तो आपको आप डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है करके। इतना ही है। चलो स्ट्रॉन्ग बेस भी देख लेते हैं फिर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका आ जाएगा सारे के सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, LiOH, एक CaOH होल ट्वाइस भी हो जाता है, ठीक है ना। जितने भी मेटल्स हैं बेसिकली उनके हाइड्रोक्साइड लोगे तो वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। और वीक बेस की कैटेगरी में मेनली आएंगे अमोनिया वाले। देखो एक NH3 आता है, एक वो आता है मिथाइलमाइन CH3NH2, एक और आता है एनिलिन। एनिलिन क्या होता है, मतलब बेंजीन होता है ना, बेंजीन के साथ ही NH2 लगा दो, इसे बोलते हैं एनिलिन। क्या बोलते हैं, एनिलिन। ये भी क्या होता है, वीक नेचर का ही ऐसे बेस होता है, ठीक है ना, वीक बेस। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। बारी रही सॉल्ट की, तो सॉल्ट को आप लोग इन्हीं जो एग्जांपल दिए हैं इनसे बना सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को बना सकते हैं। जैसे सॉल्ट में आपका एग्जांपल हो जाएगा KCl, एक NH4Cl भी बनाते हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है बोलो ज़रा, Na2CO3 भी आ सकता है। CO3 उठाया कार्बोनिक एसिड से, सोडियम उठा लिया मान लो NaCl से, ऐसे सॉरी NaOH से, ठीक है। और एक CH3COONH सोडियम एसिटेट। तो ऐसा करके बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, ठीक। आपको करना क्या है, एक बार टॉपिक को रीड कर लेना, एसिड, बेस और सॉल्ट, इनके आपको नी भी कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल रटे होने चाहिए हर एक केस के। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, हर तरीके के आपको 5-6 लर्न होने चाहिए, तभी आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं सीधा अगले टॉपिक की ओर, जो कि ये अपना, देखो टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो एसिड होता है ना, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या कोई भी सब्सटेंस बेस है, इनकी पहचान कैसे करी जाएगी। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज थी। बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहली थ्योरी जो हमको देखनी है वो है आर्हेनियस। स्पेलिंग आप यार देख लेना, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें एसिड और बेस की डेफिनेशन दी गई है पहचानने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। थ्योरी पढ़ने को आप लंबी लंबी पढ़ सकते हो, पर हम उतना ही करेंगे जितना कि हमें पता होना चाहिए। तो आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी बस इतना सा कहती है कि जो एसिड होता है वो H+ आयन को रिलीज़ करते हैं।
एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, जबकि बेस वो सब्सटेंस हैं जो कि OH- आयन रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं वैसे? जैसे ही इनको पानी में मिलाया जाता है। बात समझ गए या नहीं समझे? मैंने बोला ये बीकर है, पानी भरा था, इसमें एसिड डाल दिया, तो ये क्या करेगा? H+ आयन छोड़ देगा। और एक भी दूसरा बीकर है, इसमें बेस डाल दिया, पानी है ना, पानी में बेस डाल दिया तो OH- आयन रिलीज कर देगा। तो आर्हेनियस के हिसाब से जो भी सब्सटेंस पानी में जाते ही H+ आयन रिलीज कर दे वो एसिड, और जो OH- आयन रिलीज कर दे वो बेस। ख़त्म कहानी। ये थी आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी। ठीक, दूसरी जो हमको पढ़नी है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी LORY एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये थोड़ी सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड कुछ कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसी पर बेस देखने को मिलेंगे, तो इसको ढंग से समझना ये क्या है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी ये बोलती है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन समझिए क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+ आयन। कैसे? देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो उसको भी डोनेट कर देगा तो उस पर प्लस साइन आ जाएगा, तो क्या बन गया? H+। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, बचा क्या? प्रोटॉन। एक ही है उसके पास प्रोटॉन, तो इसीलिए H+ आयन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन बोल देते हैं। तो एसिड वो है जो कि प्रोटॉन को रिलीज़ करे या डोनेट करे, जबकि बेस वो है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल किसका ले वैसे? बुक में दिया भी होगा। खुल जा भाई, कहाँ गया था? देखो, हमने पढ़ लिया आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट, एसिड बेस सॉल्ट एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, फिर आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी आई, ये आपने रीड कर लेनी है। हम करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड की एसिड बेस थ्योरी, तो उसके लिए हम करने वाले हैं इस रिएक्शन को समझेंगे, बस हो गया। क्या किया है हमने इसमें? बेस और एसिड को मिला दिया, यानी कि NH3+H2 NH4+ और OH-, इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो देखो, हमको ये बात पता है कि NH3 होता है बेस, H2O होता है एसिड, होता है पानी, एसिड होता है। देखो, NH3 जो ये है ना, तो इसके मुकाबले तो H2O तुम्हारा एसिड ही है, इस लिहाज में वो कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, NH3 जो बेस है ना, उसके कंपैरिजन में तो वाटर जो है वो एसिड की तरह एक्ट करता है, तो इसीलिए ऐसा बोला है इसको एसिड, ये नहीं कि बिल्कुल तेजाब है ये। देखो, NH3 और H2O मिलके क्या फॉर्म करते हैं? दोनों ही अगर देखा जाए तो वीक नेचर के हैं, तो इन्हीं में हमको इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलेगा। देखो, एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, मतलब क्या है इसका? H2O में से H+ आयन निकाल दो तो क्या बचेगा? H2O में से H+ आयन निकाल दो तो क्या बचेगा? देखो, यहाँ तोड़ देते हैं, H2O में से H+ निकाल देंगे तो एक तो हो जाएगा H+, एक बचेगा OH-। ठीक, अमोनिया क्योंकि बेस है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इन दोनों में से प्रोटॉन कौन है? ये तो नहीं है, नेगेटिव साइन है, यही प्रोटॉन है। तो बेस वो हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, तो इस केस में अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा अमोनियम आयन, यानी कि NH4+। जबकि
H2O में से तो प्रोटॉन निकल गया, H2O प्रोटॉन रिलीज किया और खुद क्या बना, OH माइनस। क्या बना, OH माइनस। क्लियर इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जब अमोनिया जो कि एक बेस है उसकी रिएक्शन करी वाटर से जो कि इसके कंपैरिजन में एक एसिड है, तो इनकी बीच की रिएक्शन में हमें क्या मिला, अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि एसिड का काम होता है H+ आयन रिलीज करना पानी में जाते ही, ये सभी एक्वस फॉर्म में होंगे। हाँ, तो एसिड का काम है H+ आयन प्रोटॉन को रिलीज करना, कर दिया। और ये खुद क्या बन गया, OH माइनस आयन। और बेस का काम है H+ आयन को एक्सेप्ट करना, कर लिया और खुद क्या बन गया, अमोनियम आयन। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो यहाँ पे एक टर्म आएगी, कंफ्यूज मत होना उससे। अगर अमोनिया बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये जो बना है ना, ये तुम्हारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। अभी समझाऊंगा कैसे। और H2O अगर यहाँ एसिड है तो प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद यहाँ जो बना ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट को ना ऐसा समझो उल्टा होता है इसका मतलब, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, समझना अच्छे से। अमोनिया क्या बना, अमोनियम आयन बना। फिलहाल इसको देखो बस, अमोनिया यहाँ बेस था, अमोनिया ने यहाँ से यहाँ जाने के लिए H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया और बना दिया अमोनियम आयन। और मैंने बनाया है इक्विलिब्रियम साइन। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन आगे जा सकती है तो पीछे भी आ सकती है। तो अगर ये रिएक्शन सिर्फ आगे जा रही है तो उस लिहाज से अमोनिया यहाँ बेस है, और अगर ये रिएक्शन पीछे की ओर जा रही है तो उस लिहाज से NH4+ तो लूज़ कर रहा है ना H+ आयन को NH3 बनाने के लिए। अरे यार समझो ना, NH3 ने बनाया NH4+, कैसे, H+ आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, इसीलिए तो वो बेस है। पर वहीं NH4+ आयन जब बैक जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, तो NH4+ आयन से अगर NH3 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये H+ आयन को छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा। और जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं वो सोचो क्या होते थे, एसिड, ठीक है ना। तो प्रॉपर एसिड तो नहीं है, क्या बोलेंगे, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट स्पेलिंग थोड़ा सा आप कर देना एडजस्ट। क्या है इसका, एक कॉन्जुगेट एसिड है। बात समझे? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आ जाएगा। H2O था, OH माइनस बना। H2O लेफ्ट हैंड साइड में एसिड है। कब, जब H2O से OH माइनस बन रहा है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो H2O H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है। जो प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड रिएक्शन देखें हम लोग, सिर्फ क्या देखें, जब सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करा जाए तो H2O क्या है, एसिड है। और वहीं अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर कर लूँ तो OH माइनस से H2O कैसे बनेगा, OH माइनस से H2O कैसे बनेगा, जब मैं इसमें एक H जोड़ दूंगा तभी ना H2O बनेगा। यानी कि एक H+ आयन अगर इसको मिल जाए तो ये H2O बना दे बैकवर्ड रिएक्शन में। तो उस लिहाज से ये किसका काम कर रहा है, ये एज ए कॉन्जुगेट बेस की तरह बनेगा, क्योंकि बेस ही तो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो OH माइनस को H2O बनाने के लिए H+ आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, बेस। पर कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए लागू होगा नियम। इसीलिए ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी, या एक बार आप दोबारा देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, तब भी आपको अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी का। LOWRY था ना, हाँ ठीक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, वो है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है दोगलापन। क्या होता है, दोगलापन। अब कुछ ऐसे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस देखने को मिलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं।
और वो वाटर ही है। जब वाटर का रिएक्शन वाटर से ही हो जाए, वाटर का रिएक्शन वाटर से ही हो जाए, तो मैंने बोला था ना ये कैसा नेचर का, एम्फोटेरिक का है। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने सामने वाले को देख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। अगर उनके सामने एसिड आ गया तो खुद बेस बन जाएंगे, अगर उनके सामने बेस आ गया तो खुद एसिड बन जाएंगे। तो अगर सिंपली वाटर की ही रिएक्शन देखें तो इसमें से एक वाटर एसिड की तरह एक्ट करता है, एक बेस की तरह कर रहा होता है, और इक्विलिब्रियम बना के हमें आगे चल के H3O+ मिलता है और OH- मिलता है। कैसे मिल जाता है, सोच लो, तुम्हें सोच लो यार। एसिड है, एसिड क्या करेगा, H+ आयन को छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा, OH- आयन बन तो गया। वहीं H2O ये वाला बेस है, बेस का काम क्या होता है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H2O जब H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन तो बन तो गया। तो इस लिहाज से, इस हिसाब से ये जो H2O है, ये जो यहाँ जो एसिड का काम कर रहा है, तो OH- इसका क्या है, कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट की स्पेलिंग ना नहीं लिखता हूँ मैं, सीधा C लिखता हूँ, ठीक है। तो H2O अगर एसिड है तो ये वाला जो OH- है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और अगर ये H2O बेस है तो ये वाला जो H3O+ है यानी कि हाइड्रोनियम आयन है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इतनी बात समझ में आई। तो यही था क्या, एम्फोटेरिक नेचर, मतलब दोगलापन। मतलब एम्फोटेरिक नेचर वाले कंपाउंड वो होंगे जिनके सामने अगर एसिड आ गया तो खुद बेस बन जाएंगे, अगर बेस आ गया तो खुद एसिड बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बुक में ये रिएक्शन दी हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सीधा इसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे और काम ख़त्म करेंगे। मैं कहीं बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं आ गया PDF में? हाँ, ज़्यादा आगे आ गए थे हम लोग। ये देखो, मैंने क्या बोला था तुम्हें, एम्फोटेरिक नेचर ना। एम्फोटेरिक नेचर के लिए ये रिएक्शन बुक के अंदर दी हुई है जो कि सभी अभी समझाई है। ठीक, समझ गए ना इस चीज़ को, आ तो गया होगा। देखो ये एसिड था, तो एसिड के सामने वाला जब एसिड तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH- में। क्यों, क्योंकि इसने H+ आयन को रिलीज़ किया होगा, तभी तो ये एसिड है। तो उल्टे में जो इसका OH- बना है, तुम सोचो अब इस रिएक्शन को उल्टा देखो, OH- से तुम्हें H2O बनाना है, पहले H2O से क्या बना, OH- बना। ठीक, यानी कि इस H2O ने H+ आयन को लूज़ कर दिया तो ये एसिड बन गया। तो अगर OH- से H2O बनाओगे तो इस OH- को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा H+ आयन को, और जो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को वो बेस है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, प्रॉपर बेस नहीं बोला तो क्या बोला, कॉन्जुगेट बेस बोला। सिमिलरली ये H2O देख लो, ये H2O ने क्या किया, H+ आयन को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, H3O+ आयन, क्योंकि ये बेस है, बेस की खासियत ही यही है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। पर अगर वहीं मुझे H3O+ से यानी कि हाइड्रोनियम आयन से वापस H2O बनाना है तो इसको H+ आयन को लूज़ करना होगा, और जो H+ आयन को लूज़ कर देगा वो क्या बन जाएगा, एसिड। प्रॉपर एसिड ना बोल के क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट एसिड बोल दिया। तो ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है। आपको बाकी चीज़ें एग्जाम्पल देख के क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल में हमसे बोल रहा है हमें कॉन्जुगेट बेस निकालना है इन सभी का, जैसे कि किसका निकालना है, हमें निकालना है पहले HF का, फिर H2SO4 का, और निकालना है HCO3- का। एक एक करके निकालते हैं, समझते हैं क्या निकालना था। देखो ज़रा, कॉन्जुगेट बेस निकालना था, ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल यहीं कर लेते हैं। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है। कॉन्जुगेट बेस किसका निकल सकता है, कॉन्जुगेट बेस किसका निकल सकता है, सामने वाला एसिड होगा तो ही उसका कॉन्जुगेट बेस निकलेगा। अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो मतलब रिएक्टेंट में एसिड होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस किसका निकालना है, एग्जाम्पल में HF का निकालना है। HF तो एसिड था पर वीक नेचर का था, वीक नेचर है तभी तो इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। तो HF क्या करेगा, एसिड है ना, एसिड है ये भैया, एसिड लूज़ करेगा, क्या बन जाएगा, F- बन जाएगा। तो
HF से क्या बना, F माइनस बना। अब सोचो F माइनस से वापस HF बनाना है तो इसको H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। पर ऐसा वैसा बेस नहीं, कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस। समझ गए या नहीं समझे? क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। चलो इसका बनाओ, फिर कैसे बनेगा, ये भी एसिड ही है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कैसे बनेगा बोलो ज़रा। कॉन्जुगेट बेस बनाना है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, ये एसिड होगा, ये लूज़ कर देगा किसको, H प्लस आयन को, तो क्या बनाएगा, HSO4 माइनस बनाएगा। और यही इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सिंपल सी बात है, HSO4 माइनस था, इसने क्या कर दिया, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना इसको, HSO4 माइनस को क्या करना पड़ेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आयन्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस बन जाएगा, पर कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस। और लास्ट है HCO3 माइनस, देखो ऑलरेडी है माइनस और वीक है ना, ये तो कार्बोनिक एसिड से आया है ना, H2CO3 से, वीक नेचर का है, तो इसमें इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। ये एसिड आ गया। अब ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस आयन को रिलीज़ करना। तो यहाँ से H प्लस आयन को रिलीज़ कर दोगे तो भैया एक नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही है, एक और आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सोचा, HCO3 में से H प्लस निकाल देना है, HCO3 में से माइनस भी है, H प्लस निकाल देना। तो अगर यहाँ प्लस क्रिएट होगा तो यहाँ एक और माइनस साइन क्रिएट होगा ना, तो माइनस माइनस क्या बन गया, -2। तो क्या बन गया, CO3 -2। ये एसिड है तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि CO3-2 को अगर HCO3 माइनस बनाना है, CO3-2 को अगर HCO3 माइनस बनना है तो इसको एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर वो आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। ऐसा वैसा बेस नहीं, कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देखना, टॉपिक है बुक में, उसको रीड करना, गारंटी आ जाएगा।